तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक और आ चुका है बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पेपर। इस पूरे पेपर का जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर है बच्चों, इस पूरे पेपर का आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। और इस पूरे पेपर को हम पढ़ेंगे, कैसा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस पूरे 2024 का एक पेपर है, इस पूरे पेपर का हम डिस्कशन आज के इस लेक्चर में करेंगे। आपको क्वेश्चंस का सलूशन के साथ साथ इस पूरे पेपर को समझाने वाले हैं। इस पूरे पेपर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें मॉडल पेपर और पेपर को सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। आपको पता है आपके हिंदी के पेपर की तरह ही आपको इसमें भी पेपर करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और हिंदी का जो पेपर हुआ था वहाँ पर इस 70 के स्थान पर 100 नंबर थे, यहाँ पर 70 नंबर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन एक तरीके से हम बात करें तो हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। वहाँ पर आपको 25 से नंबर, 25 के ऊपर ही सारे नंबर सभी बच्चों को मिल जाते हैं। फाइल प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से बनाया है, वाइवा अच्छे से आपका गया है, तो आपको 20-25 नंबर के ऊपर ही मिलते हैं, ठीक है। और जो 70 नंबर है इसमें हमको तैयारी करना पड़ता है। इस 70 नंबर में हम कितने नंबर ला सकते हैं, इन चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है, हमें तैयारी करनी होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। दिशा निर्देश सभी प्रश्न करना, आपको हल करना यानी कि करना अनिवार्य है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार अपने जो उत्तरों की पुष्टि के लिए नामांकित रेखा चित्रों का भी द्वारा दीजिए। देखिए यानी कि इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपको कोई अपने उत्तर देने के लिए आपको किसी चित्र की आवश्यकता है तो आप वो भी आप बनाइएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के जो उसके अंक हैं, जो उससे निर्धारित अंक हैं, वो उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने दिए गए। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसके सामने नंबर दिया गया, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? बेलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? देखिए जो बेलिसनेरिया का प्लांट्स होता है, इसमें जो परागण होता है वो किस माध्यम से होता है, इसको आपको बताना है। क्या जल के माध्यम से होता है, वायु के द्वारा होता है, या कीटों के द्वारा होता है, या फिर मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें वेलिसलेरिया का जो इसमें परागण होता है, पोलिनेशन होता है, वो इसमें क्या होता है, जल के माध्यम से होता है। तो हमारा जो सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि जल के। और बच्चों यहाँ पर थोड़ा जो PDF निकला है वो थोड़ा मतलब धुंधला निकला हुआ है, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिए, मैं हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्त्रियों में आर्तव चक्र के यानी कि मेल्टोल साइकिल सामान्यतया कितना होता है? देखिए, और एक क्वेश्चन भी हमें इसके अंक जो है सामने दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर का है। 10 से 11 दिन गलत, 28 से 29 दिन अभी विचार करेंगे, 25 से 26 दिन अभी विचार करेंगे, 17 से दिनों का गलत, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टॉपिक फंसते आके, 25 से 26 लगाएं या 28 से 29 लगाएं। तो आपको क्या करना है, हमारे अकॉर्डिंग हमें जाना है, वो जाना है 28 से 29 की तरफ, ठीक है। इसका हमारा जो सही है वो हमारा दूसरा वाला सही है, ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए mRNA यानी कि RNA, ठीक है, इसकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है, प्रतीप अनुलेखन कहलाती है, या प्रतिलिपिकरण कहलाती है। देखिए अगर mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, ये जो प्रक्रिया चल रही है कि यानी कि जो एक डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में प्रयोग किया जाता है? देखिए जो हमारा विडाल परीक्षण है वो किस यानी कि बीमारी के जांच में प्रयोग किया जाता है? क्या निमोनिया के लिए किया जाता है, मलेरिया के लिए, हैजा के लिए, टाइफाइड के लिए? तो आपको पता होना चाहिए जो विडाल टेस्ट होता है वो हमारे टाइफाइड की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों आपका जो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो आपके इंग्लिश में दिए गए, ठीक है। आप इंग्लिश में भी अगर जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन आपके इधर इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारा आता है निश्चित उत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो निश्चित उत्तरी प्रश्न यानी कि इसको हम अति लघु उत्तरी प्रश्न भी कहने, निश्चित उत्तरी प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न थे, थोड़े मतलब उसी टाइप से होते हैं, आप ऐसा भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे बच्चों इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है? 1 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पहला पूछा गया, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। देखिए जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है, देखिए इनको ध्यान से समझ लीजिएगा।
एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा जगह होती है, एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में जो मात्रा जो होती है वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर क्या पाई, हम तप्त स्थल को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, जहाँ यानी कि फिर समझिए, एक ऐसा क्षेत्र जो होगा, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होगा जहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। और जो भी हमारा जीव है और किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाएं होती हैं, क्रियाकलापों में क्या होता है, कारण से संकट में आ गए होंगे, ठीक है, वहाँ का जो स्थान है उसको हम तप्त स्थल कहते हैं। इसको इंग्लिश में बच्चों हम कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, HOT, हॉट हो गया, ठीक है, सॉरी बच्चों, HOT, हॉट हो गया। अब स्पॉट, SPOT, हॉट स्पॉट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा गोल्डन राइस है इसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो विटामिन होती है वो कौन सी विटामिन होती है, और अगर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो बच्चों अगर आप गोल्डन राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक जो विटामिन होती है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो आप लिख देंगे विटामिन ए और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए, मनुष्य वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। देखिए, मनुष्य के वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनका क्या कार्य होता है, इनका जो कार्य की अगर हम बात करें तो जो जर्म सेल्स होती हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य होता है, ठीक है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती हैं। देखिए, मनुष्य में जो होते हैं बच्चों 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। अगर इनको कन्वर्ट करें हम सिंगल्स में तो एक जोड़ी में 2 होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम 23 जोड़ी में बात करें तो 22 जोड़ी हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक जोड़ी जो होते हैं हमारे बच्चों वो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो 2 जोड़ी तो 22 जोड़ी तो हमारे टोटल कितने होते हैं, 23 जोड़ी, उसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं बच्चों हमारे दैहिक होते हैं, लेकिन एक जोड़ी हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको संख्या में कन्वर्ट करें, यानी कि 22 दूनी कितने हो, 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक होते हैं, और 2 गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र की बात करें, अगर वो मादा है तो XX होंगे, अगर वो नर है तो उसमें XY होंगे, ठीक है, समझ गए। अगला बच्चों देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की। देखिए, पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की, तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो ये कब की थी, ऐसा भी आपसे अगर कभी कभी पूछ लिया जाए ना तो आपको याद रखना है इसकी जो खोज की थी शायद 1928 में। हाँ, रियलिटी क्लियर है, 1928 ईस्वी में की थी, ठीक, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिए गए। अब हमसे पूछा जा रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। इसको इंग्लिश में कहते हैं MTP लिखते हैं, और MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है MTP से आप समझते हैं क्या है या क्या था। तो देखिए, होता क्या है, MTP एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अगर कोई भी है भ्रूण जो है बच्चों, उसको अगर आप 3 महीने से पूर्व क्या करते हैं, उसको गिराना चाहते हैं तो भ्रूण को 3 महीने से पूर्व गिरा दिया जाता है, यानी कि भ्रूण का एबॉर्शन जो होता है उसको करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को MTP कहते हैं। लेकिन याद रखना होता है भ्रूण जो है इसे अब जो है कानूनी मान्यता मिल चुकी है गिराने के, पहले से कानूनी मान्यता नहीं थी, ठीक है। और अगर आप बार बार एबॉर्शन कराते हैं तो इसके जिस स्त्री का कराएंगे तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, चीज़ आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा खा खंड में पूछा जा रहा है, यदि DNA हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम निम्नवत है, यानी कि 5 एंड है और हमारा 3 एंड इधर है। यहाँ पर हमारे एक क्रम के दिए गए एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये दिया गया। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, इसके लिए पूरक स्टैंड नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम 3:5 दिशा में क्या होगा, ठीक है। इसको आपको 5 की दिशा बतानी। देखिए, एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ, थाइमिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ, ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के, और थाइमिन एडेनिन के, ग्वानिन साइटोसिन के, साइटोसिन ग्वानिन के, एडेनिन थाइमिन के, थाइमिन एडेनिन के, ग्वानिन साइटोसिन के, ठीक है, और साइटोसिन ग्वानिन के। आप ऐसे लिख जाए, यानी कि जो ग्वानिन, देखिए याद रखिए ना कि जो साइटोसिन होगी
वो आपके ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ती है, सॉरी ग्वानिन जो होती है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ती है, ठीक है। और या फिर साइटोसिन जुड़ेगी ग्वानिन से, तब भी वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। अगर वहीं पर एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ता है, ठीक है। और या फिर थाइमिन जो होगा वो भी एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है। अगर वो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर आरएनए की बात करता, आरएनए का अगर स्टैंड पूछता तो एडमिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता, वहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है जिसका सिंबल यू होता है, ठीक है। अगला देखिए, एक प्रतिरक्षा अंडाणु का केवल नामांकित चित्र। देखिए अब आपको इसका डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब डायग्राम तो बना के हम बता नहीं सकते हैं। जैसे हीरोइन यानी कि मॉर्फिन क्या होते हैं, किस पौधे से प्राप्त होते हैं। देखिए हीरोइन हो गया या फिर मॉर्फिन हो गया, इनको किससे प्राप्त करते हैं, अफीम से प्राप्त करते हैं। क्या होते हैं, अफीम से प्राप्त करते हैं। हीरोइन होते क्या, मॉर्फिन क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं जिससे हमको नशा हो जाता है। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत है, इसको भी मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा विदाउट यानी कि जो विद है वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब जो अगला हमारा यहाँ पर देखिए लघु उत्तरी क्वेश्चन दिए गए। लघु उत्तरी क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, इसको ध्यान से समझिए। लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए इन क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम लगेगा, यानी कि पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब ही हम आपको समझा सकते हैं। अब बच्चों जैसे सह प्रभाविता होगा, इसको मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। जैसे सह प्रभाविता क्या होती है, देखिए सह प्रभाविता जो होती है इसमें होता क्या है, अगर कोई दो जीन्स है, देखिए कोई दो कारक है, जब किसी दो कारक जो होंगे उसमें जो कारक या फिर जीन्स की हम बात करने लें, या हम कारक की बात कर लें या फिर बच्चों हम जीन ले लें, कारक या फिर जीन जो होते हैं उनके जो युग्म विकल्पी होते हैं, उनमें कोई भी कारक जो होगा वो ना तो प्रभावी होगा, क्या होगा बच्चों, ना ही प्रभावी होगा और ना ही बच्चों अप्रभावी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वो बीच का मिश्रण बनता है। क्या बनता है, ना प्रभावी बनता है ना अप्रभावी बनता है, वो बीच का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। या आप कह सकते हैं मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं, मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। इसे ही हम सह प्रभाविता कहते हैं, यानी कि प्रभाविता और प्रभावी और अप्रभावी के बीच का प्रभाव, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया गा, देखिए डीएनए का द्विकुंडलित स्वच्छ नामांकित चित्र, केवल आपको चित्र बनाना है इसका, जो आप लोगों ने बनाया होगा इस तरीके से, ऐसे 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 जो आपकी बुक्स में बना हुआ है, ठीक है, डीएनए का चित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है अनुलेखन से आप क्या समझते हैं। अनुलेखन क्या होता है बच्चों, जैसे डीएनए है उस पर जो हमारे जीन्स या आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं, उन आनुवंशिक सूचनाओं या जीन्स को जब हम एमआरएनए पर स्थानांतरित कर देते हैं तब इस क्रिया को ही हम अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अनुलेखन क्या होता है, ठीक है। वैसे हमको जब लिखेंगे तो आप आसानी से इसको और भी ज़्यादा लिख पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया भ्रूणपोष क्या। देखिए भ्रूणपोष जो होता है वो बच्चों क्या होती है, त्रिगुणित संरचना होती है, ठीक है। भ्रूणपोष एक आपको याद रखना है, एक हमारा होता है भ्रूणकोष। भ्रूणकोष जो होती है वो एक एन संरचना होती है, अगुणित संरचना होती है, ठीक है। मैंने भ्रूणकोष और भ्रूणपोष के विकास की प्रक्रिया का कार्य आपको बताना, विकास की प्रक्रिया व इसके कार्य बताना, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र का आरेखी चित्र आपको, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल जनन तंत्र जो है उसका आपको अच्छे से यानी कि आरेखी चित्र बना के आपको समझाना है, और इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। लिंग संलग्न वंशागत को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और बढ़ंता के माध्यम से इसे समझाइए। देखिए लिंग संलग्न जो वंशागत के रोग होते हैं, जैसे अब इसमें का मतलब है लिंग संलग्न वंशागत के रोग को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कैसे करना है, आपको हीमोफीलिया और बढ़ंता का चित्र बना के इसको अच्छे से प्रभावित करना है, समझा देना है, ठीक है। तो आप इसी को हीमोफीलिया और बढ़ंता को मैंने आपको अच्छे से कई बार पढ़ा रखे है, आप जाइए चैनल पर, वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। अगला बच्चों पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए। पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, P4 होता है पॉलीमरेज, C4 चैन, R4 रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस के बारे में आपसे पूछा गया है। इन सभी टॉपिक्स को जो मैं नहीं आपको पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि ये सारे लंबे टॉपिक हैं, इसमें समझाऊंगा तो लगभग आपको 1 से 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे तो आपको पेपर सॉल्व करने में लगते हैं, मैं आपको समझाऊंगा तो 5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, का वर्णन कीजिए। देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या था। देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम, अगर मैं आपको एक मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दो हमारे लक्षण हैं, कैपिटल टी लंबापन है और स्मॉल टी हमारा बौनापन है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में जब इसमें क्रॉस कराते थे हम,
इसमें जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण बनते थे F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दर्शा पाते थे, तो उन्होंने देखा कि जो लक्षण अपने प्रभाव को दर्शा पा रहे हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहेंगे, और उस प्रभावी लक्षण के कारण ही उस नियम को नाम दिया गया था प्रभाविता का नियम। ठीक है, मैंने मेंडल के नियम पढ़ा है, आप वहाँ पर जाकर इनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुजीनी वंशागत होती है, इसमें आपको 3 नंबर में, ठीक है, पूछा गया। ठीक, अगला बच्चों है आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल पूछा जाने वाला। टाइफाइड व निमोनिया के रोगजनक कौन है, इनके लक्षण देखिए। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी या स्टेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और इनके लक्षण भी आपको बता देना, और इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन विस्तृत होती है। इसमें आपको जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पर आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, बीटी कपास, बीटी बैंगन वगैरह जो कुछ भी लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं, आपके पास अथवा में चांस है, आप दूसरा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उसमें लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार में यानी कि आपको ऊपर वाला 7वां और 8वां लगभग सेम ही, आप इसको निबंध लिखिएगा। ठीक है, वही बात आ जाएगी। सॉरी बच्चों, वहाँ पर प्रौद्योगिकी, यहाँ पर विविधता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सॉरी बच्चों, पढ़ने में थोड़ा ध्यान कैलकुलेशन नहीं हो पाया। ठीक, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता। देखिए जैव विविधता क्या होती है समझ लीजिए। हम और आप जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है, जीव जो हैं वो जंतु जो हैं और जानवर से अलग दिखते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, इसमें विविधता ही पाई जाती है। यानी कि भिन्नता को ही, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। कई प्रकार की होती है, जातीय जैव विविधता होती है, पारिस्थितिक जैव विविधता होती है, आनुवांशिक जैव विविधता होती है। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहें तो करिएगा, आपको अथवा में भी चांस है। मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है डबल क्रॉस द्विसंकर यानी कि द्विसंकर क्रॉस जो है उसको चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए आप चाहें तो मेंडल की आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा कह दिया गया है चेकर बोर्ड के माध्यम से करना है। इस तरीके से जो बोर्ड बनता था जिसमें 4 खाने होते थे, ये वाला बोर्ड ऐसा है, ऐसा चेकर बोर्ड ने बताया। ठीक है, तो आपको चेकर बोर्ड के सहायता से आपको द्विसंकर को बताना है, एक संकर को नहीं, द्विसंकर को, x y वाला, इस तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप इसको करना चाहें तो करिएगा, अन्यथा आपको अथवे में भी एक चांस दिया गया है। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। यानी कि अनुकूलन होता क्या है, इससे आप समझते क्या है, और जीवों में विभिन्न प्रकार के जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं इनका आपको सचित्र वर्णन करना है। तो बच्चों ये जो था पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके साथ समझा दिया है। जो कुछ भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको तो मैं एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बता ही दिए, कैसे आपको करना है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इस पूरे पेपर को आप सॉल्व कर सके तो सॉल्व कर लेना, अन्यथा मैं आपको हो सकेगा इसका सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इसमें जो भी मेरे लॉन्ग क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि इन क्वेश्चन को तो मैं आपको बता दिया, जो भी शॉर्ट अति लघु उत्तरी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप अभी हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाइएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आपकी पूरी तैयारी करने की गारंटी लेता हूँ। मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने का पूरा प्रयास करूँगा, और आपके नंबर जो है अच्छे से अच्छे दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। वो सारा कंटेंट मैं डिलीवर करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।